हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 19 जनवरी 2025 और हम बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, अन्य जो भी फैक्ट बनते हैं, उनको भी कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? यानी कि जो संक्रामक रोग होते हैं उनके अनुसंधान और उन संक्रामक रोगों के निदान के लिए एक लैब खोली जाएगी, जो कि दक्षिण भारत की ये अपनी पहली प्रकार की लैब होगी। तो ये कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बेंगलुरु में ये लैब स्थापित होगी। संक्रामक रोग आप सभी लोग जानते ही हैं, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलते हैं, छूने से फैलते हैं, संपर्क के द्वारा, शारीरिक संपर्क के द्वारा, चाहे बाई टचिंग हो या फिर छींकते समय हो। उनके जो वायरस होते हैं, एक बीमारी के जो वायरस स्वस्थ व्यक्ति में, बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो भी रोग से ग्रसित हो जाता है, उसको बोलते हैं हम संक्रामक रोग। और इन्हीं संक्रामक रोगों के लिए इनका अनुसंधान, इनके बारे में खोजबीन करने के लिए, इनके बारे में और अधिक जानकारी करने के लिए, इनका कैसे निदान किया जा सकता है, इनका कैसे रोकथाम किया जा सकता है, इसके लिए जो एक प्रयोगशाला है, जो लैब है, वो स्थापित की जाएगी बेंगलुरु में। और ये दक्षिण भारत में अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला होने वाली है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में बेंगलुरु में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला बनेगी, यानी कि बेंगलुरु में ये स्थापित की जाएगी प्रयोगशाला। बात करें, यह प्रयोगशाला बैक्टीरिया, फंगल और परजीवी संक्रमणों के अनुसंधान और निदान पर ध्यान केंद्रित करेगी। यानी जो भी बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं या फंगल से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जो परजीवी होते हैं, वो संक्रमण जो फैलाते हैं, इन सभी के बारे में अनुसंधान किया जाएगा, इनका निदान किया जाएगा। इस पर यह प्रयोगशाला बेस्ड रहेगी। यह भारत में चिकित्सा अनुसंधान बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की एक राष्ट्रीय पहल का हिस्सा भी है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अमित शाह जी ने ड्रग ट्रैफिकिंग, यानी जो ड्रग्स होती हैं उनके ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया और उस आयोजन की जो अध्यक्षता है उसकी अध्यक्षता अमित शाह जी ने की हुई है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसका जो आयोजन है वो 11 जनवरी 2025 को किया गया। सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो ड्रग तस्करी की बढ़ती समस्या और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना है। यानी कि जो ड्रग्स होते हैं, उनकी जो तस्करी होती है, इससे संबंधित जो नई नई समस्याएं क्रिएट होती हैं, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए, उन समस्याओं से निपटने के लिए ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन किया गया और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई। बात करें, अगर भारत सरकार ने ड्रग तस्करी के खिलाफ, यानी ड्रग तस्करी को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये अपनाई हुई है, तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इनग्राम माइक्रो ने किसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया है? यानी जो इनग्राम है, इनग्राम ग्रुप्स है, इसके इनग्राम माइक्रो ने किसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि संजीव साहू को इनग्राम माइक्रो ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, संजीव साहू को। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो इनग्राम माइक्रो ने संजीव साहू को ग्लोबल प्लेटफॉर्म का अध्यक्ष नियुक्त किया। बात करें, साहू इनग्राम जो है ये माइक्रो के अभिनव प्लेटफॉर्म जेनवेंटेज की उन्नति का ये नेतृत्व करेंगे, यानी कि इसमें जो कुछ भी कार्य होंगे, इसकी जो बढ़ावा देने के लिए जो कुछ भी नीतियां अपनाई जाएंगी, उनके लिए ये कार्य करेंगे, उनके उन्नति के लिए ये नेतृत्व करेंगे इसका। इससे पहले ये 2021 से ग्लोबल टेक्नोलॉजी के EVP और जो चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं उनके रूप में ये कार्यरत थे। 2021 में नियुक्ति के बाद इन्होंने इनग्राम माइक्रो
एक्सवेंटेज का विजन और रोड मैप भी इनके द्वारा ही तैयार किया गया था और अब ये जाकर के जो इनग्राम माइक्रो है उसके ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का इनको अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधित टेली सर्जरी की गई? यानी कि ये कारनामा कहाँ पर किया गया कि जो रोबोटिक प्रणाली है इसका उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी जो टेली सर्जरी है वो की गई है। तो ये जो कारनामा किया गया है अपने प्यारे भारत में किया गया है, यानी भारत में रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधित टेली सर्जरी की गई है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो सर्जरी की गई, ये सर्जरी जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल में की गई, यानी राजस्थान के जयपुर में मणिपाल जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ये हृदय से संबंधित टेली सर्जरी की गई है। कार्डियक सर्जरी विभाग के जो प्रमुख हैं डॉक्टर ललित आदित्य मलिक, इनके नेतृत्व में यह जो ऐतिहासिक सर्जरी है ये की गई है। यानी कि इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो डॉक्टर ललित आदित्य जो मलिक हैं वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। बात करें जो सर्जरी है वो 59 वर्षीय जगदीश प्रसाद और 56 वर्षीय पवन कुमार की सफल रोबोटिक टेली सर्जरी थी। यानी कि इनके ऊपर सर्जरी की गई और ये 2 बार ये सर्जरी का जो काम है वो 2 बार किया गया और वो दोनों बार सफल रहा, जो कि जगदीश प्रसाद और 56 वर्षीय पवन कुमार की ये सफल रोबोटिक टेली सर्जरी थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली हुई है? यानी निकोलस मादुरो किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं वो तीसरी बार बने हुए हैं निकोलस मादुरो। इनके बारे में डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में निकोलस मादुरो ने लगातार तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद की इन्होंने शपथ ली। इनके शपथ ग्रहण के समारोह में क्यूबा, निकारागुआ के राष्ट्रपति भी शामिल रहे। यानी कि इन देशों के जो राष्ट्रपति हैं वो इस शपथ ग्रहण में आए। अमेरिका है उन्होंने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी में मदद करने वालों को $2.5 करोड़ जो डॉलर का जो इनाम है उसकी घोषणा की है। यानी कि जो भी व्यक्ति इनको गिरफ्तार करवाने में, यानी कि निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करवाने में मदद करेगा तो उसको अमेरिका के द्वारा $2.5 करोड़ डॉलर का जो इनाम है उसकी घोषणा की हुई है। पहले जो ये पुरस्कार राशि थी वो 1.5 करोड़ रुपए यानी 1.5 करोड़ डॉलर थी, लेकिन अब ये बढ़ा करके 2.5 करोड़ डॉलर कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? यानी कि किस राज्य की जो पुलिस है उसने फीडबैक प्रणाली, यानी कि लोगों से फीडबैक लेने के लिए एक विशेष प्रकार की एक प्रणाली शुरू की है जिसको फीडबैक प्रणाली बोला जा रहा है। यानी कि उसमें जनता से ये पूछा जाएगा कि कैसे किस प्रकार से जो कार्य है पुलिस वो कर रही है, कैसे आप उसको फीडबैक देना चाहेंगे, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, उसके बारे में एक ये प्रणाली शुरू की गई पुलिस के द्वारा। तो वो तेलंगाना राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में तेलंगाना पुलिस ने जनता की संतुष्टि और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नागरिक फीडबैक प्रणाली शुरू की है। बात करें वहां के जो पुलिस महानिदेशक हैं जितेंद्र और साइबराबाद पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने जवाबदेही और पारदर्शिता के महत्व पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया हुआ है। और इन्हीं लोगों ने मिल करके, यानी कि जिसमें पुलिस महानिदेशक डॉक्टर जितेंद्र और साइबराबाद पुलिस आयुक्त अविनाश और अन्य जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, इन सभी लोगों ने मिल करके ये नागरिक फीडबैक प्रणाली शुरू की है। बात करें अगर आउटबाउंड कॉल के माध्यम से पुलिस सेवाओं के साथ उनकी बातचीत पर जनता की राय एकत्र करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही साथ क्यूआर प्रणाली पर भी लोगों से इसकी राय ली जाएगी, यानी क्यूआर एक तैयार किया जाएगा और उसके द्वारा भी लोगों की राय ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और उसी विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर ही श्रीलंका में, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, श्रीलंका में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं। विश्व हिंदी दिवस पर श्रीलंका ने हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में श्रीलंका ने देश में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है।
इस पहल की जो शुरुआत है वो 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कोलंबो यानी श्रीलंका में शुरू की गई। बात करें विश्व हिंदी दिवस जो है ये 2006 से हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है और 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। डिटेल में अगर हम बात करें तो और इसके बारे में जानें तो उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और इन्हीं के समय पर ये नागपुर महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1975 की बात है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? यानी कि कौन है जिनको पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि नृपेंद्र मिश्रा जी को पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का एक बार फिर से इनको अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, यानी कि ये दोबारा से बनकर के आए हुए हैं अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके बारे में अगर और हम बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी की कार्यकारी परिषद का जो अध्यक्ष है वो नृपेंद्र मिश्रा जी को नियुक्त किया गया। ये पुनः इनकी नियुक्ति है। कार्यकारी परिषद जो होती है वो प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी की सर्वोच्च निर्णय वाली जो संस्था है ये होती है। बात करें इसकी जो स्थापना है वो भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1966 को नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के प्रबंधन के लिए की गई थी, जिसको बाद में इसका नाम परिवर्तित कर करके प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया? यानी कि जो दूसरा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो है जो कि 2025 में इसका आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल में अगर जानें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। तो कब इसका उद्घाटन किया गया? तो 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। पहले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की बात करें तो जो पहला भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो था वो फरवरी 2024 में नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था और ये भी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। इसकी जो थीम रखी गई है वो थीम है सीमाओं से परे भविष्य की ऑटोमेटिव वैल्यू चेन का सह निर्माण। ये इस बार की थीम रखी गई है, इंपॉर्टेंट है थीम और ये क्वेश्चन ही पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दूसरा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो है और पहला जो था वो फरवरी 2024 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भारत के द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया। क्या कुछ ये अभ्यास है, एक्सरसाइज क्या कुछ होती है? तो भारतीय सशस्त्र बलों ने 16 से 19 जनवरी तक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का ये आयोजन करेंगे। भारतीय सशस्त्र सीमा बल 16 से शुरू होकर के ये 19 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। बात करें इसमें सेना और वायुसेना के जो शीर्ष हवाई सैनिक हैं वो शामिल होंगे। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो सशस्त्र बल की युद्ध तत्परता को बढ़ाना है, यानी कि जो युद्ध तत्परता है उसको बढ़ाना और अधिक प्रकार से एक्टिव होना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके बारे में अगर हम और बात करें तो इसमें उच्च तीव्रता वाले युद्ध संचालन का अभ्यास किया जाएगा, यानी कि उच्च तीव्रता वाले जो युद्ध संचालन है उसका अभ्यास इसके अंतर्गत किया जाएगा। साथ ही साथ थल सेना और वायु सेना के बीच संयुक्त कार्यवाही को सुदृढ़ करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसके लिए वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।